हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 से 25 के लिए 12th क्लास के फिजिक्स से 2009 से 2024 तक का ऑल सब्जेक्टिव प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। यानी चैप्टर 1 से लेकर 15 चैप्टर तक का वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न जितना भी बनेगा वो सभी आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 1 घंटे का यह क्लास होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। और एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे और लाइक करके एक और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए। और अभी तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि समस्थानिक एवं संभारिक से क्या समझते हैं। समस्थानिक एवं संभारिक से क्या समझते हैं। पहले समस्थानिक समझेंगे, उसके बाद संभारिक को। समस्थानिक है कि समस्थानिक किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उस तत्व के समस्थानिक कहे जाते हैं। उदाहरण आपका ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन किसका उदाहरण है, समस्थानिक का। अब समझिए कि संभारिक किसे कहते हैं। संभारिक ऐसे नाभिकों को जिनका द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न में होता है, यानी इसका द्रव्यमान की संख्या समान रहेगा परंतु इसकी परमाणु की संख्या जो भिन्न में होती है, इसी को कहते हैं संभारिक कहे जाते हैं। ये आपका समस्थानिक और संभारिक हुआ, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किरणों के गुण लिखने, गामा किरणों के आपका गुण लिखना है। गामा किरणों के कौन कौन से गुण होते हैं तो लिखना है एग्जाम में कि गामा किरणों के जो निम्नलिखित गुण होते हैं, निम्नलिखित गुण में कौन कौन से गुण। एक में लिखना है कि गामा किरणों विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं। जो गामा किरणें होते हैं तो वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं और इन किरणों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। गामा किरणों की जो ऊर्जा होगी वो सबसे ज़्यादा बहुत अधिक होती है और ये किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। ये किरणें क्या करेगी, ना विद्युत क्षेत्र और ना चुंबकीय क्षेत्र किसी से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात ये आवेश रहित होती है। और 4 में है कि ये किरणें प्रकाश के चाल से गमन करती है। किसके चाल से, प्रकाश की चाल। जैसे जैसे प्रकाश चलेगा वैसे वैसे यह गमन करेगा। इनकी आयनीकरण क्षमता बहुत कम होती है। इनकी आयनीकरण की जो क्षमता होगी वो बहुत कम होती है और इनकी वेधनी की क्षमता जो सबसे अधिक होती है। सबसे ज़्यादा ये वेध सकेगी किरणों को, यानी वेधनी की क्षमता इनकी सबसे ज़्यादा होती है। यह था आपका 2 नंबर प्रश्न, जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार कमेंट में बताइए यस। और चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न है 3 नंबर की, प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर बताना है आपको। प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में क्या अंतर हो सकता है, इसी अंतर को आपको लिखना है। कैसे लिखिएगा तो लिखिएगा कि प्रकाश एवं तरंग में अंतर जो है निम्नलिखित है। और सबसे पहला 1 नंबर देकर लिखना स्टार्ट करना है कि प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। कैसे तरंग होते हैं, प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, जबकि पदार्थ तरंग डीप ब्रोगली तरंग होते हैं। और दूसरा, प्रकाश तरंग का तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है, यानी प्रकाश तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होगा वह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है, जबकि पदार्थ तरंग का तरंगदैर्घ्य x = h/p से प्राप्त किया जाता है, जहाँ p = संवेग होता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आपके एग्जाम में ये न जाने कई बार पूछे गए प्रश्न है, इसको अच्छे से समझना होगा। इसको अच्छे से कई बार पूछा गया है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से समझ लीजिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो लिखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, लिखना है, लिख दीजिएगा। उसका लिखिएगा धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को घटना क्रम को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। और प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, प्रकाश के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, प्रकाश के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इनके प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। ये आपका 4 नंबर प्रश्न था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको भी आपको नोटबुक में लिख लेना है या फिर इसको याद कर लेना है। जैसे भी याद कर लीजिए, याद कर ही लेना है। और आपके लिए 5 नंबर प्रश्न है कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखें। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत ये बहुत बार पूछा गया है। लगभग ये 2023 में पूछा गया था और ये 2022 में लगभग कितनी बार पूछा गया, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये प्रश्न हमेशा आते रहते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखें। तो लिखना है कि विकिरण का क्वांटम सिद्धांत लिख दीजिएगा और लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या करता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तथा प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा EHV होती
होती है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या करती है, EhV होती है, जहाँ H इक्वल टू प्लांक का नियतांक एवं V आवृत्ति होती है। यही विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है। क्या है, यही जो है विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है। तो इतना आपको याद करके रखना है, आपके दिमाग में सेट कर लेना है कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत किसे कहते हैं। तो ये था आपका 5 नंबर प्रश्न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार से लिखिएगा, आपका फुल मार्क्स 5 मार्क्स का रहेगा या फिर 2 मार्क्स रहेगा। जितना मार्क्स रहेगा आपको वो मार्क्स दे दिया जाएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न, जो आपका 6 नंबर प्रश्न है, फोटो सेल क्या है। फोटो सेल, ये फोटो सेल है जो आपका एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर आपका ये 5 नंबर में आता है तो आपका ये लंबा क्वेश्चन रहेगा कि फोटो सेल क्या है, इसके गुण को लिखे, इसके उपयोग को लिखे। इस प्रकार से ये पूछा जाएगा कि फोटो सेल क्या है और इसके 2 उपयोग को लिखना है। ये 5 नंबर में भी आ सकता है और यह 2 नंबर में भी आ सकता है। किसी भी नंबर में आए लिखना तो आपको एक ही तरीके से कैसे लिखना है, फोटो सेल यानी फोटो सेल यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्या समझ गया कि फोटो सेल क्या है। तो फोटो सेल एक ऐसी युक्ति है, ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, उसे कहेंगे फोटो सेल। उपयोग से हो गया, आपका उपयोग दिखा देते हैं। फोटो सेल का उपयोग विद्युत क्षेत्र नेत्र यंत्र में किया जाता है। इस यंत्र को चोर सूचक घंटी भी कहा जाता है। फोटो सेल का उपयोग सिनेमा में ध्वनि के पुनः उत्पादन में भी किया जाता है। किसका किया जाता है, फोटो सेल का उपयोग सिनेमा में ध्वनि के पुनः उत्पादन में भी किया जाता है। फोटो सेल का उपयोग उसमें किया जाता है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 7 नंबर की, कार्यफलन क्या है। क्या है कार्यफलन, अथवा किसी धातु के कार्यफलन को परिभाषित करें। कार्यफलन क्या है, अथवा किसी धातु के कार्यफलन को आपको परिभाषित करना होगा, डिफिनेशन लिखना होगा। कैसे लिखिएगा, तो कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के मात्र बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की अपव्यय होती है यानी आवश्यकता होती है। किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के मात्र बाहर निकालने के लिए उसकी जितनी ऊर्जा की उसको आवश्यकता होगी, उसे ही धातु का कार्यफलन कहा जाता है। इसे सूचित किया जाता है। उदाहरण सीजियम के लिए आपका इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका ये 7 नंबर प्रश्न हो जो आप अच्छे तरीके से समझ गए। इसी प्रकार से आज हम जितना भी 1 से लेकर 15 चैप्टर तक का ऑल सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा सभी देख लेंगे। लगभग ये 1 आवर का क्लास होगा, यानी आपका ये 1 शॉट क्लास होने वाला है। तो आपको लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है 8 नंबर, फोटोन के गुण को लिखना है। फोटोन के गुण को क्या होगा, फोटोन का गुण क्या होता है, वही आपसे पूछा जा रहा है कि फोटोन के गुण को लिखे। तो फोटोन के गुण लिख दीजिएगा और लिखना स्टार्ट करिएगा कि सबसे पहला में लिखिएगा फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, ये उदासीन होते हैं। फोटोन जो होते हैं ये आपका उदासीन होते हैं, ये फोटोन। और विकिरण ऊर्जा फोटोन के रूप में होता है जिसे गमन करती है, और विकिरण ऊर्जा फोटोन के रूप में गमन करती है। फोटोन का विवर्तन हो सकता है, फोटोन का क्या कर सकता है, इसका विवर्तन भी हो सकता है। और फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू HV होती है, जहाँ V इक्वल टू आवृत्ति और H इक्वल टू प्लांक का नियतांक होता है। ये सब आपको कॉपी में नोट करते चला है। जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला कॉपी होगा उसमें इसको नोट कर लीजिएगा कि फोटोन के गुण हमेशा पूछेगा, या तो अल्फा किरणों के गुण पूछ देगा, बीटा किरणों के गुण पूछ देगा, गामा किरणों के गुण पूछ देगा, या फिर फोटोन इलेक्ट्रॉन, ये सब गुण तब पूछता ही रहता है यहाँ पे एग्जाम में। तो ये सब आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में आप आएगा इसलिए। और चलिए अगला प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न है कि तापायनिक उत्सर्जन से क्या समझते हैं। तापायनिक उत्सर्जन से क्या समझते हैं, तो लिखना है उत्तर में कि धातु को अधिक गर्म करने पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों को उपयुक्त परिमाण की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। धातु को आंशिक अधिक गर्म करने पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों को उपयुक्त परिमाण की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिससे धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने पर लगता है। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के उत्सर्जन की घटना को तापायनिक उत्सर्जन तथा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को तापायन कहा जाता है। यानी इसका जो उत्सर्जन की घटना होगी उसको तापायनिक उत्सर्जन कहा जाएगा, और इससे उत्सर्जित जो पदार्थ होंगे उसको तापायन कहे जाते हैं। ये आपका तापायनिक उत्सर्जन से क्या समझते हैं तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न पर। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है 10वां नंबर की, देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं। देहली आवृत्ति से आपका 10 नंबर प्रश्न है कि देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग या प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति, विद्युत चुम्बकीय तरंग या प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली आवृत्ति कहा जाता है। अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति यह आपका देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति क्या है,
ये भी आपका समझ गए होंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैज अर्धचालक एवं अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। आपका ये मार्किंग में नहीं चाहिए, आपका गलत लिखा हुआ है। इसे नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखना है। तो नेज अर्धचालक क्या होता है? निज अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को ही निज अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध अर्धचालक होगा उसको निज अर्धचालक कहा जाता है। इन्हें धात्विक अर्धचालक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धात्विक अर्धचालक भी इसको ही कहा जाता है। अब आइए अपद्रव्य अर्धचालक की ओर कि अपद्रव्य अर्धचालक क्या होता है। तो जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य, जब भी शुद्ध अर्धचालक इसमें थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाए तो इसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। थोड़ा सा अपद्रव्य मिलाएंगे तो उसकी चालकता जो होगी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस प्रकार के अर्धचालक को अपद्रव्य अर्धचालक कहा जाता है। जब भी किसी अर्धचालक में थोड़ा सा अशुद्धि मिला दीजिएगा तो उसका जो क्या होगा, उसकी चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी को कह देते हैं हम अपद्रव्य अर्धचालक। अब नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में जो अंतर क्या था ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक से क्या समझते हैं। एन टाइप अर्धचालक होता है और एक होता है पी टाइप अर्धचालक, दोनों से क्या समझते हैं। तो उत्तर में एन टाइप अर्धचालक वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता जैसे मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण होती है उसे एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। ये देखिए एन टाइप अर्धचालक क्या होता है? वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता वैसे मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण होती है उसे एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। और पी टाइप अर्धचालक वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता मुख्यतः छिद्रों यानी होल्स की गतिशीलता के कारण होती है उसे पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। यानी जिसके एन टाइप जिसके मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका एन टाइप अर्धचालक है और अगर इसमें होल्स है यानी छिद्र है तो वो आपका पी टाइप अर्धचालक। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 23 नंबर की प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसके उपयोग को भी आपको लिखना है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है और इसके उपयोग को भी आपको लिखना है। कैसे लिखिएगा? प्रकाश उत्सर्जक डायोड लिखकर एलईडी इसी को बोला जाता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि एलईडी क्या होता है तो उसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड ही लिखिएगा, यानी लाइट इमिनेटिंग डायोड ये भी लिखना है। और उत्सर्जक डायोड एक पीएन जंक्शन भी डायोड इसी को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पीएन जंक्शन डायोड जो किसी अर्धचालक जैसे गैलियम ऑक्साइड इंडियम फॉस्फेट से बना होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इसको कहा जाता है। और उपयोग की बात करें कि उपयोग इसका कहाँ कहाँ किया जाता है तो इसका उपयोग तापदीप्त बल्बों में किया जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? तापदीप्त बल्बों में किया जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है एवं इसकी आयु अधिक होती है। इसकी आयु क्या करती है? बहुत ही अधिक होती है। अब दो में लिखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जैसे म्यूजिक सिस्टम कैलकुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी का उपयोग किया जाता है। आपका एलईडी इसका ही उपयोग किया जाता है इन सब चीज़ों में, सब आपको ध्यान में रखना है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दार्शनिक पदार्थी और द्विधारी पदार्थी में अंतर स्पष्ट करें। एक होता है दार्शनिक पदार्थी और एक होता है द्विधारी पदार्थी। दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट करिएगा वो देखिए। तो लिखना है पहले दार्शनिक पदार्थी। पहले हम दार्शनिक पदार्थी को समझेंगे। दार्शनिक पदार्थी क्या होता है? यानी डेसिमल सिस्टम में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। दार्शनिक में आप समझते हैं दार्शनिक करने का बोध हो रहा है 10 अंकों का बोध किया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अतः इसी पदार्थी का आधार 10 का होता है, यानी इसी प्रकार का 10 का यह आपका बोध होता है, इसलिए आपको दार्शनिक इसको कहा जाता है। अब द्विधारी पदार्थी को समझिए। द्विधारी पदार्थी में यानी बाइनरी सिस्टम, अगर इसको अगर रहेगा बाइनरी सिस्टम यानी आपका इंग्लिश नाम है लेकिन आपको हिंदी में भी दे देगा, अगर दे सकता है, दिया भी है बहुत बार। तो द्विधारी पदार्थी में आपका इंग्लिश नाम भी रहेगा बाइनरी सिस्टम, तो दोनों एक ही होता है। 2 अंक प्रयोग में लाए जाते हैं, ये -0 तथा 2, चूँकि इस पदार्थी में 2 अंक प्रयोग में लाए जाते हैं अतः इस पदार्थी में आधार 2 का होता है। तो यही है आपका दसवें पदार्थी और द्विधारी पदार्थी में अंतर। तो आप अंतर अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ये आपका डोपिंग, यानी इसका इंग्लिश नाम भी इसको डोपिंग ही बोलते हैं। डोपिंग क्या है? डोपिंग क्या है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको चलिए समझते हैं कि आपका डोपिंग क्या होता है। तो डोपिंग शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध बनाने की क्रिया को शुद्ध अर्धचालक है। अगर हम उसको अशुद्ध बनाना है तो इसी की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध बनाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाया जाता है। शुद्ध अर्धचालक में क्या किया जाता है? अशुद्धि मिलाया
मिलाया जाता है, जिसके कारण वह अशुद्ध हो जाता है। अगर अशुद्धि मिलाएंगे तो वह अशुद्ध हो जाएगा, और मिलाए गए अशुद्धि को अपद्रव्य एवं इस क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। ये डोपिंग जो है ये बहुत तरह पूछा जाता है कि डोपिंग किसे कहते हैं। देखिए, और शुद्ध और चालक है, उसमें अशुद्ध मिलाएंगे तो वो आपका डोपिंग कहलाएगा। देखिए, सिंपल सा आपका डिफिनेशन, इतना आसान डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर इसमें होता है आपका एन टाइप ट्रांजिस्टर, पी टाइप ट्रांजिस्टर, इसी प्रकार ट्रांजिस्टर सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझिए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर तो उत्तर मिलना है कि जंक्शन ट्रांजिस्टर एवं एक प्रकार का अर्धचालक साधन है। ट्रांजिस्टर क्या है? तो जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो एक प्रकार का अर्धचालक साधन है। इसका उपयोग एक प्रवर्धक या दोलित्र की तरह किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो इसका उपयोग एक प्रवर्धक या दोलित्र की तरह किया जाता है, यानी उसके जैसा किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। दो प्रकार ट्रांजिस्टर होते हैं, यानी इस सब का हम उल्लेख एक वीडियो में करवा देंगे। ये भी आपका पूछा जाता है कि NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर क्या होता है। यानी ट्रांजिस्टर से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो आपका निश्चित कर रखना है कि ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ये आपका 26 नंबर जो प्रश्न था ये आपको समझ गए होंगे। और चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 29 नंबर में। ये आपका प्रश्न क्रमांक पर ध्यान न दीजिए, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? और आपका अंतिम तक रुकिएगा, अंत तक रुकिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 1 से लेकर 15 चैप्टर तक का हम करवाने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। आपका लगभग 1 घंटे का क्लास होगा, जिसमें आपको सिर्फ यही सब्जेक्टिव प्रश्न VBI सब्जेक्टिव प्रश्न ही बताने वाले हैं। तो आपको चलिए इसको पहले समझते हैं कि ये अर्धचालक से आपकी समझते क्या है। अर्धचालक होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता के बीच होती है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे भी पाए जाते हैं प्रकृति में जिनकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता के बीच ही होती है, एवं तापमान के बढ़ने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती हुई पाई जाती है। और तापमान बढ़ रहा है तो इसकी प्रतिरोधकता नीचे घटती हुई प्रतीत होती है। ऐसे विशेष पदार्थों को अर्धचालक कहा जाता है। ऐसे विशेष पदार्थ होगा, इसी को कहेंगे अर्धचालक। उदाहरण जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सेलियम हो गया इत्यादि, इसी प्रकार का होते हैं उदाहरण, यानी एग्जाम्पल। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 30 नंबर की। उन दो कारकों के नाम लिखे जिनसे टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल का परास बढ़ाया जा सकता है। यानी उन दो कारकों का नाम लिखना है जिनके टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल का परास होगा वो बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? उत्तर लिखिएगा, इसे निम्न प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला, टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, डोमेन की प्राप्ति एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर, जिससे कि यह प्रसारण एंटीना से आते हुए सिग्नल को सीधा अवरुद्ध कर सके। यदि हम दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं, यदि उन दो कारकों का नाम लिखना है जिनका टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल जो होगा वो परास बढ़ाया जा सकता है। तो लिखना है कि इस प्रकार का निम्नलिखित है। टावर की ऊंचाई बढ़ा देंगे तो वो आपका बढ़ जाएगा, और प्राप्त एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर भी इसको हम कर सकते हैं। तो चलिए अगला चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मोडेम। मोडेम क्या होता है? मोडेम कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ये मोडेम की परिभाषा देना है, मोडे का डिफिनेशन को समझिए। तो मोडेम वह युक्ति है जो मॉड्यूलन और दोनों की ओर कार्य करेगी। मोडेम वह युक्ति है जो मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन दोनों के बीच जो कार्य करेगा उसी को हम मोडेम बोलते हैं। यह संचरण पदार्थी में मॉड्यूलन कहलाती है, जबकि प्राप्ति पदार्थी में डीमॉड्यूलन कहलाती है। ये आपका था मॉडलम। देखिए मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों के बीच का जो होगा वो आपका मोडेम कहलाएगा। और ये संचार प्रणाली में उपयुक्त विभिन्न प्रसारण माध्यमों को बताना है अब कि संचार प्रणाली में उपयुक्त विभिन्न प्रसारण माध्यमों के बारे में। तो लिखिए है उत्तर, विभिन्न प्रसारण माध्यम निम्नलिखित है। 4 है कि एक है समाक्षीय केबल, रेडियो संपर्क, फाइबर संपर्क, समांतर तार संपर्क। तो ये था आपका विभिन्न प्रसारण माध्यम। देखिए ये आपका समाक्षीय केबल, रेडियो संपर्क, फाइबर संपर्क, समांतर तार संपर्क, ये सब था। ये आपका संचार प्रणाली के उपयुक्त विभिन्न प्रसारण माध्यमों को बताना था। तो बता दिए हुए इस प्रकार से लिखिएगा, आपका 2 मार्क्स जो होगा ये आपका कन्फर्म है कि आपका मिल ही जाएगा। और चलिए अब चलते हैं आगे। ये अगला प्रश्न जो है आयाम मॉड्यूलेशन गुणांक को परिभाषित करना है। आयाम मॉड्यूलेशन गुणांक, इसको कैसे परिभाषित करिएगा समझिए इसको। तो लिखना है कि मॉड्यूलेट तरंग के आयाम तथा वाहक तरंग के आयाम के अनुपात को। देखिए ये आपका मॉड्यूलेट तरंग के आयाम तथा वाहक तरंग के आयाम के अनुपात को मॉड्यूलेशन गुणांक कहा जाता है। यह उस सीमा को प्रदर्शित करता है जहाँ तक वाहक तरंग का
आयाम सूचना सिग्नल द्वारा परिवर्तित होता है। तो ये था आपका आयाम मॉड्यूलेशन। गुणांक को परिभाषित करना था, परिभाषित कर दिए। क्या था? मॉड्यूलेशन तरंग के आयाम तथा वाहक तरंग के आयाम के अनुपात को मॉड्यूलेशन गुणांक कहता है। यानी मॉड्यूलर तरंग हुआ और आयाम तरंग दोनों के अनुपात को उस क्या कहेंगे? आयाम मॉड्यूलेशन कहा जाता है। और यह उस सीमा को प्रदर्शित करता है जहाँ तक वाहक तरंग का आयाम सूचना सिग्नल द्वारा परावर्तित हो जाता है। तो ये था आपका आयाम मॉड्यूलेशन। अब चलते हैं कि मॉड्यूलन को परिभाषित करें। मॉड्यूलन को परिभाषित करें, हमने मॉडेम देखे थे, मॉड्यूल नहीं देखे थे, इसलिए मॉड्यूलन को देखते हैं कि मॉड्यूलन को परिभाषित करें एवं इसके विभिन्न प्रकार को लिखना है कि कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। तो उत्तर लिखना है कि मॉड्यूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के किसी अभिलक्षण अथवा गुण को निम्न आवृत्ति की श्रव्य तरंगों के तात्क्षणिक मान के अनुरूप बदला जाता है। और यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आयाम मॉड्यूलेशन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और कला मॉड्यूलेशन यानी फ्यूज मॉड्यूलेशन। तो आपका 3 प्रकार का मॉड्यूलेशन होता है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इंग्लिश में भी आपको देखते हुए चल रहा है, हो सकता है इंग्लिश को हिंदी बनाकर पूछ दे, इसलिए आयाम मॉड्यूलेशन, आपका आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन, ये सब आपको याद करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर में है, संचार क्या है? संचार जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जो भेजते हैं संचार, उससे को संचार कहा जाता है। संचार क्या है एवं संचार व्यवस्था के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो लिखना है कि संचार यानी कम्युनिकेशन, सूचना या संकेत या सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया को संचार कहा जाता है। यानी आपका एक स्थान है और आपका 2 स्थान है, इसी के पास जो आपका भेजेंगे तो इसको हम कहेंगे संचार। तो ये आपका संचार हो गया। तो किससे कहते हैं संचार? तो सूचना या संकेत या सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर कुछ भेज रहे हैं तो उसी को संचार व्यवस्था के मुख्यतः आवश्यक 3 प्रकार के होते हैं। प्रेषित, चैनल या माध्यम और अभिग्राह, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों प्रकार को आपको ध्यान से इसको याद कर लेना है और इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं 36 नंबर जो है प्रश्न, कला मॉड्यूलन से आप क्या समझते हैं? कला मॉड्यूलन, कला मॉड्यूलन होता क्या है? तो लिखना है कि जब वाहक तरंग की कला मूल तरंग या मूल सिग्नल या मॉड्यूलिक सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है लेकिन वाहक तरंग का आयाम और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कला मॉड्यूलन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कला मॉड्यूलन ये कहा जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, ये भी आप समझ चुके होंगे। अब चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? जो आपके एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, लगभग 2023 में पूछा गया था और 2022 में पूछा गया था। नहीं, बहुत बार ये पूछा गया है, आप पे लिखे नहीं है लेकिन ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसको चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित पर अर्जित करता है, उतना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। या इसका मान ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसको आपको याद करके रखना है। और चलिए अगला प्रश्न जो है आपका ये 38 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं कि 38 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। 38 नंबर जो प्रश्न है, विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता ये भी पूछा गया प्रश्न है। विभव प्रवणता क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी विभव प्रवणता क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता इक्वल टू dV/dx। ये मान हमेशा पूछा जाता है कि विभव प्रवणता बराबर कितना होता है? तो बताना है dV/dx। इसका मात्रक वोल्ट मीटर अथवा न्यूटन कूलॉम होता है। इसका जो मात्रक होगा विभव प्रवणता, अगर मात्रक पूछा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि विभव प्रवणता का क्या मात्रक होता है तो बताना है न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। यह एक क्या है? सदिश राशि है। और अगर सदिश अदिश की बात हो जाए कि कौन सी राशि कैसी है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, तो बताना है कि यह एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की होती है। देखिए इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में को ही मिलाकर के एक ऑब्जेक्टिव इसमें से निकाल लिया जाता है और आपको पहचान नहीं पाता है कि यह कहाँ से लिया गया है। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी ऑब्जेक्टिव यानी MCQ कहीं से भी निकाल सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है सभी प्रश्न को, ताकि बीच में से अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो भी आपसे बन जाए। और चलिए अगला प्रश्न पर
अब देखिए 39वां प्रश्न क्या कह रहा है कि समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव पृष्ठ क्या है, तो इसको कैसे लिखना है, एग्जाम में अगर आएगा कि समविभव पृष्ठ क्या है तो लिखना है विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, यानी इसका अगर मान लीजिए ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, इसका यहाँ बिंदु है, तो यहाँ पर समझिए सभी बिंदुओं पर इसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ समझ लीजिए कि आपका क्या है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है और इसमें सभी बिंदुओं पर, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान था, यानी सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव जो होगा वह समान से जाएगा, समान रहेगा सभी बिंदुओं पर, तो यही आपका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। समविभव पृष्ठ एक ऐसा बिंदु होता है, समविभव पृष्ठ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है। इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इसका कोई कार्य नहीं होता है, इसी को ही कहते हैं समविभव पृष्ठ। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है उसको समविभव पृष्ठ कहा जाता है। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है। अब समझिए कि धारिता क्या होता है। धारिता किसे कहते हैं, तो किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी भी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि को अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा विभाग में होने वाली वृद्धि भी हो तो मात्रक कूलॉम प्रति वोल्ट यानी एफ से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। इतना आपको याद कर रखना है, इतना आपको समझ लिए। क्योंकि धारिता किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में पूछ जाएगा तो आपको इसी प्रकार से आपको सभी सवाल का जवाब इसी प्रकार से देना है, ताकि आपको 2 मार्क्स का पूछेगा और वो 2 नंबर यहाँ में आपका ये लघु उत्तरीय में इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अगर 5 नंबर पूछेगा तो इसको थोड़ा बड़ा कर लिख दीजिएगा, ताकि आपको देखिए 2 उत्तरीय प्रश्न होता है लगभग से आपको 2 या 1.5 पेज में तो आपको लिखना ही पड़ता है। उतना में लिखिएगा तभी आपको 5 मार्क्स देता है, नहीं तो आपको कम मार्क्स दे देता है, क्योंकि उसमें 5 नंबर में ज़्यादा पेज में आपको लिखना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 41 नंबर, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन ये क्या होता है, इसको पहले समझिए ये क्या होता है। तो इस संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, यानी इस संयोजन में संधारित्रों क्या करेंगे, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है तथा अंतिम प्लेट का संबंध पृथ्वी से होता है, ताकि जो अंतिम प्लेट होगा उसका संबंध पृथ्वी से रहता है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो इस संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पहले संधारित्र दूसरी प्लेट को, देखिए पहले संधारित्र समझ लीजिए, यहाँ पे उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि यहाँ पे 3 संधारित्र है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। मान लीजिए कि 3 संधारित्र है, तो ये लिखना है कि इस संधारित्रों का व्यवस्थित किया जाता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को संधारित्र की प्लेट से तथा दूसरे प्लेट को तीसरी प्लेट के संधारित्र से जोड़ा जाता है। यानी समझ लीजिए कि ये आपका है इसे इससे जुड़ा हुआ है और ये क्या हुआ, ये इससे जुड़ा, यानी एक दूसरे से सभी क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तीसरा संधारित्र की पहली से जोड़ा जाता है, अंतिम प्लेट का संबंध पृथ्वी से होता है, या इसका जो होगा इसका जो संबंध होगा लास्ट वाला का, इसका संबंध पृथ्वी से होगा। पृथ्वी गोल होता है, गोल बना दिए पृथ्वी, इसका संबंध पृथ्वी से होता है। यहाँ पर समझ लिया कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। अब चलिए कि समांतर क्रम संयोजन पर चलते हैं। समांतर क्रम संयोजन में कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु X से जोड़ देते हैं तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु Y से जोड़ देते हैं, और यदि अधिक संधारित्र है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ते हैं, तब संधारित्रों के इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये था आपका समांतर क्रम संयोजन और ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन। तो सभी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है 43 नंबर के, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि किसी ऐसे 2 चालकों का युग्म, किसी ऐसे 2 चालकों का युग्म जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, संधारित्रों की धारिता कहलाती है। संधारित्रों की धारिता किसे कहते हैं, तो किसी ऐसे 2 चालकों का युग्म जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, यानी इसमें बराबर आवेश होना चाहिए और इसको एक दूसरे के विपरीत आवेश हो, वही कहेगा संधारित्रों का धारिता, इसी को कहते हैं। और आप समझिए कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक,
कि संधारित्र धारिता को कौन से ऐसे कारक होते हैं जो इसको प्रभावित कर देते हैं। संधारित्र की धारिता तो समझ गए, और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को समझिए। तो किसी संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, यानी निम्न कारकों पर यह निर्भर करती है। सबसे पहला प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के माध्यम पर, ये तीनों पर संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले अगर कारक पूछ जाए तो 3 लिख दीजिएगा ना, तो आपको ये 2 मार्क्स तो आपको हमेशा के लिए ये पर दे ही देगा। 1 मार्क्स उसका देने का इतना साहस नहीं है कि आपका 1 मार्क्स देगा, अगर आप 3 लिख दीजिएगा, क्योंकि 3 ही होता है आपको इसको प्रभावित करने वाला कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक 3 होता है। प्लेटों की क्षेत्रफल होता है, एक प्लेटों की दूरी होती है, और प्लेटों के माध्यम होता है, 3 होता है। तो ये समझ गए संधारित्र की धारिता और इसके प्रभावित करने वाले कारक। ये वो 2 क्वेश्चन लिख दिए हुए ताकि आपको दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाए। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न जो है, विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को कैसे समझेंगे इसको, चलिए अच्छे से इसको समझते हैं। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में Q आवेश समय तक प्रवाहित किया जाता है, अगर किसी चालक में Q आवेश है तो समय तक प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत धारा 1 = QT, विद्युत धारा का मात्रक को कूलम प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश नहीं, यह पे एक अदिश राशि है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आवेश होता है। कितना कूलम आवेश होता है, 1.6 × 10⁹ ये वाला है जो हमेशा पूछा जाता है। ये वाला क्या करता है, ये आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि 1 कूलम का मान कितना होता है। ऑप्शन में दे देगा 1.7, 1.8, 1.9, 1.2 तो लगाना ठीक। 1.6 × 10⁹ 10⁻19 से 1 कूलम होता है। ये होता है राइट आंसर। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इसको पूछ दिया जाता है, तो इसीलिए इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पर। 46 नंबर प्रश्न है कि विद्युत सेल क्या है। विद्युत सेल क्या है, तो लिखना है विद्युत सेल एक ऐसा युक्ति है। चलिए इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए विद्युत सेल क्या है, तो विद्युत सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। विद्युत सेल कहलाती है। इसमें धातुओं की 2 छड़ें होती है। कितने छड़ें, इसमें धातुओं की क्या करती है, 2 छड़ें होती है। कौन कौन सी छड़ें, 2 छड़ें। और चलते हैं, ये आपका प्रश्न समझिए कि विद्युत सेल क्या होता है। चलिए इसको एक बार समझा देते हैं। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यानी आपका उल्टा न समझ लीजिएगा कि यह विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है तो वह विद्युत सेल ही होगा तथा परिपथ में आवेश के प्रवाह को यह निरंतर बनाए रखती है। यही विद्युत सेल कहलाती है। इसमें धातुओं की 2 छड़ें होती है। और समझिए सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। चलिए इसको भी हम समझते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल, तो सेल का विद्युत वाहक बल लिखना है तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित कराने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य W है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E - W/Q होता है। ये होता है सेल का मान। ये था आपका सेल का विद्युत वाहक बल, जो आप समझ चुके हैं कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित कराने पर सेल द्वारा सेल को दी गई ऊर्जा या को सेल द्वारा प्रवाहित किए जाने आपका कारक को भी हम कह सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये था आपका सेल का विद्युत वाहक बल। और चलते हैं अब 48 नंबर प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न है कि, चलिए 48 नंबर प्रश्न चलते हैं। ओम का नियम क्या है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि ओम का नियम क्या है। ये हमेशा MVV प्रश्न रखिए, क्योंकि हमेशा आपको 10th में जब एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी अब ये जरूर पूछा गया होगा कि ये ओम का नियम क्या होता है। पूछा गया नहीं आपको एग्जाम में, एक बार कमेंट में बताइएगा कि ये प्रश्न जो है ओम का नियम आपके एग्जाम में 10th में जब एग्जाम देते पूछा गया था या नहीं। तो ओम का नियम क्या है, तो लिखना है कि जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में, देखिए पूछ भी सकता है कि ओम का नियम का ये कौन से वैज्ञानिक और कितने में ओम का नियम दिए थे, तो 1826 में वैज्ञानिक नाम जॉर्ज साइमन ओम। तो उन्हें किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के संबंध में एक नियम स्थापित किया था जिसे ओम का नियम कहते हैं, ओमेस लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अक्रमानुपाती होता है। यदि चालक सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी है तथा उसमें प्रवाहित धारा हो तो ओम के नियम की परिभाषा
ये होती है। ओम का नियम की परिभाषा ये होती है कि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ने इसको 1826 में दिया था और ये आपका नियम समझ गए कि इतना में दिया था और विभवांतर तथा उसके प्रवाहित धारा के संबंध में एक नियम स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अक्रमानुपाती होता है यदि चालक इस पर लगाया गया बल भी हो तो ये था आपका ओम का नियम। अब चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है 49 नंबर की, प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध नहीं समझे, प्रतिरोध भी आप समझ लीजिए। इतना क्वेश्चन समझ रहे हैं तो प्रतिरोध है उसको भी देख लेते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में कुछ बाधाएं यानी बैरियर आ जाती है। जो हमेशा जानते हैं कि सबसे हर चीज़ में बाधाएं आ जाती है जो विद्युत धारा के चलने की दिशा का विरोध करती है। यह बाधाएं ही प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध क्या करता है, SI मात्रक जो होता है ओम होता है। हमने SI मात्रक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए हुए हैं जितना कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो सभी प्रश्न हम करवा दिए हुए हैं आपके एक ही वीडियो में। ये आपका SI मात्रक से पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ये देखिए कि प्रतिरोध क्या है। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में कुछ बाधाएं आ जाती है जो विद्युत धारा के चलने की दिशा का विरोध करती है। यह बाधाएं प्रतिरोध कहलाती है। यही बाधा जो क्या करेगी, ये प्रतिरोध कहलाएगी। और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक भी याद रखिएगा, ओम होता है। और इसका विमाय अगर पूछा जाए तो ml स्क्वायर T−1Q और A−1 स्क्वायर होता है विमाय। देखिए विमाय भी पूछा था, एक वीडियो में हम विमाय सिर्फ करवा देंगे, तो उसके लिए भी आप टेंशन नहीं लीजिए। हर चीज़ हम करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाने पर चालक में प्रवाहित धारा हो तथा प्रतिरोध R हो तो प्रतिरोध की परिभाषा से R = ये आपका V/I हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर 50 नंबर। तो चलिए अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन के, विद्युत चालकता क्या है। विद्युत चालकता क्या होती है इसको समझते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या कहता है, विद्युत चालकता का मात्रक ओम होता है। अथवा SI मात्रक में क्या होता है, इसका SI मात्रक तो इसमें क्या होता है, महो दिया हुआ है। इसका SI मात्रक महो होता है। किसका, ये विद्युत चालकता का मात्रक महो होता है, इसका मात्रक होता है। तथा विमीय सूत्र जो होता है, ये आपका विमीय सूत्र दिया गया है। इसको आप विमीय सूत्र को कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ml स्क्वायर T−1Q और A−1 इसका क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। और आप समझिए किरचॉफ का प्रथम नियम। देखिए प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ये इसमें से अगर एक नियम नहीं आया तो फिर हमें बोलिएगा। इसमें एक नियम तो फिक्स ही है कि एक नियम आएगा। तो किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम यह कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि नियम भी कहते हैं। संधि का भी नियम कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं। अर्थात I = 0 माना किसी विद्युत परिपथ में I2 व I धाराएं बह रही है जो कि संधि पर मिल जा रही है तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार इतना आपको होगा। तो ये था आपका किरचॉफ का प्रथम नियम जिसको आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं कि अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है ये आपका 52 नंबर की, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए इसको भी हम आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो पहले समझिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। तो यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, ऐसी जो तर्जनी की जो उंगली होती है, वो जो बीच वाला उंगली, उसको दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं। एक दूसरे के ऐसा फैलाएंगे, अपने जो उंगलियां है, आपका जो हाथ है, उसको ऐसे फैलाएंगे कि अंगूठा चालक की गति की दिशा में अंगूठा रहना चाहिए और की ओर इंगित करता है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करती है। मध्यमा हमें परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा प्रदान करती है। देखिए आपका जो बुक होगा उसमें आपको ये दिया होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम होगा वो दिया होगा, जिसमें आपको उंगली का जो होगा फिंगर का, उसमें आपको फिंगर बनाया होगा। उसको मदद से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी तो हम लिख दिए हुए हैं, उसको ही समझिए कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो अंगूठा चालक की गति की ओर इंगित करता है और तर्जनी जो होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है। तो मध्यमा हमें परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा प्रदान करती है। तो ये था आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम समझ गए। अब समझिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दाएं और बाएं तो हमेशा पूछ देगा, इसलिए इसको आपको पहले से ही याद करके रखना है कि इस नियम के अनुसार, आपका समझिए बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए
कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। जितने अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करता है। यह था आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कि क्या है, देखिए इसमें था कि इसमें जो होगा तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो अंगूठा चालक की गति की ओर इंगित करेगा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करेगा, लेकिन मध्यमा परिपथ की ओर इंगित करेगा। लेकिन इसमें था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कि अपने बाएं हाथ का तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता है ताकि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करें। तो ये होगा आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो ये था आपका फ्लेमिंग का दाएं और बाएं हाथ का नियम। आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। हमने आपको 53 आपको प्रश्न बताया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा प्रश्न हो गया। इतना आप इसी में से समझ लीजिए कि आपका ये जो 50 मार्क्स आपका आता है सब्जेक्टिव से, 50 मार्क्स आता है आपका ऑब्जेक्टिव से। इसमें प्रैक्टिकल में मिला होता है, इसलिए आपका जो होता है ये फिजिक्स 70 नंबर का होता है। इसमें समझ लीजिए 35 नंबर का जो आपका होता है उसमें से आपको 20 नंबर ही आपको यहाँ पर मिलता है किससे, लघु उत्तरीय प्रश्न से 20 नंबर। तो 20 नंबर समझ लीजिए आपको इतना में से तो आ ही जाएगा। फिर हम आपको आगे तो करवा ही रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, इसलिए अभी तक इतना ही रहने देते हैं। तो आपको एक कैसा लगा आज का ये वन शॉट वाला क्लास सब्जेक्टिव क्वेश्चन का? ऑब्जेक्टिव तो करवाते ही थे, आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दिए हुए थे। तो ये आपका कैसा लगा एक बार कमेंट में बता दीजिएगा और आप लास्ट तक बने रहिए, इसके लिए आप बहुत ही शुक्रिया, क्योंकि अब लास्ट तक कोई स्टूडेंट नहीं रुकता है, आप रुके हुए हैं। एक बार बता दीजिएगा कमेंट में बताना है कि आज का एक क्लास कैसा लगा। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।